हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार। आप लोग अच्छा लग रहा है, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम चल रहा है और दोनों में क्लास लेना बहुत वास्ट है सिलेबस, हिंदी इंग्लिश में गेस देना, थोड़े से दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आप टच में रहें। गेस जिनको चाहिए उसके लिए हमारे ऑफिस से संपर्क करें। कई बार ऐप के थ्रू गेस में टाइम भी लग सकता है, इसलिए आप अपना ईमेल भेज दें तो इंस्टेंटली भी भेजा जा सकता है। ऐसी भी व्यवस्था हमने की है। तो आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है BHIC 145, यूरोपीय इतिहास के कुछ पहलू 1789 टू 1945। इतिहास का जो सबसे बड़ा संदर्भ है वो क्या है? तो इतिहास का सबसे बड़ा संदर्भ है कि क्या उसकी सीमा है, समय सीमा है, किस टाइम टेबल पे उसको रख रहे हैं। विदाउट टाइम टेबल, विदाउट टाइम लाइन, हिस्ट्री क्या बन जाएगा? गप बन जाएगा, साहित्य बन जाएगा। तो इतिहास का मतलब ही है कि वो तथ्य जो समय द्वारा प्रूवन हो, जो किसी खास समय में घटित हुआ हो और उनके सारे संदर्भों की जांच पड़ताल करके लिखी गई हो, चाहे वो हिस्टोरिकल एविडेंस हो, यानी रिटेन साक्ष्य हो, आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य हो, पुरातात्विक साक्ष्य हो। बिना साक्ष्य के इतिहास का कोई मतलब नहीं है, न पढ़ने का, न पढ़ाने का, न जानने का। वो क्या बन जाएगा? जस्ट एक गप बन जाएगा। तो इतिहास की पहली जो आग्रह है, जो पहला इतिहास की मापदंड है कि एक समय सीमा पर। तो मुझे कौन सा यूरोप पढ़ना है BHIE में 1789 टू 1945? ये बिल्कुल आधुनिक यूरोप है। ये यूरोप में एक घटना घटती है 1789 में, जो घटना विश्व के किसी भी देश को प्रभावित किए हुए बिना नहीं है। पूरे ह्यूमैनिटी के इतिहास में इससे बड़ी कोई घटना नहीं घटती है। उस घटना का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। इससे पहले क्रांति हुई है, स्वतंत्रता की स्थापना हुई है अमेरिका में, लेकिन अमेरिकन क्रांति उतनी ही आग्रह के साथ नहीं थी। वो एक बौद्धिक क्रांति नहीं थी, मोटा मोटी सत्ता का हस्तांतरण था, सत्ता का परिवर्तन था, डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, लेकिन उपनिवेश से वो अपने हाथ में सत्ता लिया। लेकिन इस क्रांति ने बहुत बड़ा आग्रह लेके आया पूरे दुनिया के लिए। क्या? मानवता के लिए बंधुता, फ्रैटर्निटी, स्वतंत्रता, लिबर्टी एंड बंधुता, मित्रता, ये सारे आग्रह फ्रांस की क्रांति ने हमारे सामने लेकर आया कि लिबर्टी, मनुष्य जन्म से ही वो लिबर्टी का सच्चा हकदार है। उसकी लिबर्टी को हम रोक नहीं सकते। अलग बात है कि इस क्रांति का जो एक बहुत बड़ा दार्शनिक है इस क्रांति का, वो रूसो है। रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र तो जन्म लेता है, लेकिन हर जगह वो बेरियों से बंधा हुआ है। तो कैसी बेरी की बात करता है? तो सिस्टम में जो लिबर्टी मिलनी चाहिए, उस लिबर्टी में कर्टेल होता है, जिसके खिलाफ रूसो आवाज़ उठाता है। इस क्रांति को लाने में फ्रांस के इंटेलेक्चुअल्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वॉल्टेयर हो, चाहे रूसो हो। तो उन लोगों ने एक बौद्धिक पृष्ठभूमि बनाई थी कि फ्रांस की क्रांति हुई। और 1945 तक, चूँकि 1945 में फिर एक घटना का पटाक्षेप होता है, तब अब तक इतने दिनों में दुनिया स्वतंत्रता, बंधुता का आग्रह लेकर लाखों लोगों का जान को गंवाया, खून का पिपासा हो गया यूरोप।
और 2 वर्ल्ड वार उसने लड़ा, 2 विश्व युद्ध लड़ा, जिसमें चाहते ना चाहते पूरा दुनिया को भाग लेना पड़ा। एक प्रथम विश्व युद्ध था और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद एक तरह से आधुनिक काल समाप्त हो जाता है और उसके बाद हम पोस्ट मॉडर्निटी के एज में आ जाते हैं। इसी फेज़ में दुनिया ने बहुत कुछ देखा, औद्योगिक क्रांति देखी दुनिया ने, मशीन ने मैनुअल लेबर को, हाथ से काम करने वाले को पूर्णतः विस्थापित कर दिया और उस मशीन के द्वारा एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात चली, पूंजीवाद का विभत्स रूप सामने आया। उसको काउंटर करने के लिए इसी यूरोप में बोल्शेविक क्रांति हुई 1917 में रूस के द्वारा, मार्क्सियन फिलॉसफी पे, मार्क्स के दर्शन पे, और पूरे दुनिया में मानवता को फिर से रीएस्टैब्लिश करने की बात हुई। ये अलग बात है कि वो क्रांति भी अनेक अपने अंतर्द्वंद्वों में फंस गई और अंत में मात्र 70 साल के आयु में सदा के लिए समाजवाद, मार्क्सिज्म सत्ता के केंद्र से हट गया। बौद्धिक जगत में आज भी उसकी उतनी ही पैठ है, उतना ही उसका महत्व है। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट घटनाएं यूरोप में इसी समय होती है और पूरे दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया यूरोप के उपनिवेश था। हम सब कहीं ना कहीं, हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे। हमारे ही देश में कुछ पार्ट पुर्तगीज़ के पास था, गोवा, कुछ पार्ट पांडिचेरी फ्रांसीसी के पास था, पूरे हमारा नीचे श्रीलंका वो ब्रिटिश कॉलोनी था। तो इस तरह से हम सभी मानवता, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं फ्रांस, स्पेन, डच, पुर्तगीज के कब्जे में थे, उसकी कॉलोनी के रूप में हम रहे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम सब आज़ाद होने लगे और दुनिया में आज़ादी की बिगुल चली और गुलामी हमारे यहाँ से ख़त्म हुई। इसलिए ये इतिहास का ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आधुनिक राज्य और राजनीतिक संस्कृति, द मॉडर्न स्टेट एंड पॉलिटिकल कल्चर्स। इसमें 3 डिबेट आते हैं। 3 डिबेट्स आर हियर। वन इज़ द व्हाट इज़ नेशनलिज्म, नेशन का इमर्जेंस होता है और उसको लेकर राष्ट्रवाद की परिकल्पना हमारे सामने आती है। तो नेशनलिज्म का इमर्जेंस होता है यूरोप में के पॉलिटिकल कल्चर में। उसके बाद नेशनलिज्म के साथ फिर दूसरी चीज़ जो आती है वो डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ ए स्टेट, यानी प्रजातंत्र आता है। हर व्यक्ति को इक्वलिटी टू संविधान के सामने, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इक्वलिटी का अधिकार मिलता है, बराबरी का हक मिलता है, उसे अपने पसंद का सरकार बनाने का हक मिलता है। तो दूसरी ये पॉलिटिकल कल्चर्स में चेंज आया कि सब जगह डेमोक्रेसी की हवा बही, सब जगह डिफाइन हुआ व्हाट इज़ नेशनलिज्म, व्हाट इज़ ए स्टेट, राज्य क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र क्या है। इसको बनाने की बात इस राजनीतिक कल्चर में हुई। और मॉडर्न स्टेट के क्या कैरेक्टर्स हैं कि मॉडर्न स्टेट कैसे पीपुल सेंट्रिक होगा, लोगों को केंद्र में रख के सोचेगा, वेलफेयरनेस उसका एजेंडा होगा, सोशल सेक्टर को मजबूत करेगा, केवल वो टैक्स लेके कोई एक व्यक्ति राजा बन के उसका उपभोग नहीं करेगा, संसाधनों पे सबका इक्वल हक होगा, नेचुरल रिसोर्सेज सबके हक में खर्च किए जाएंगे, उसकी रॉयल्टी से सबका भला होगा। तो ये बना। दूसरी बात, जनता की क्रांतिकारी कार्रवाई, रेडिकल एक्शंस बाय मासेस, कई जगह छुटपुट जनता का आंदोलन चला। उसी आंदोलन के तहत फ्रांस की भी क्रांति कहलाएगी और उसी आंदोलन के चलते बहुत हर चीज़ को लेकर टसल हुआ, चाहे वर्किंग लेबर के लिए, वर्किंग आवर्स के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए, एमिनिटीज़ के लिए हर व्यक्ति अपने अधिकार के प्रति सचेत हो गया और इस तरह से क्रांति रेडिकल एक्शन चलता रहा। उसका आधुनिक फ्रांसीसी राज्य की स्थापना, फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न फ्रांसीसी स्टेट, चूँकि
पहले फ्रांस की क्रांति के बाद जो राज्य बना, जो चीज़ें बनी, वो कहीं ना कहीं प्रोटो रूप में थी। वो चीज़ें अपने आदर्श को ही भूल गई, तो फिर से उसका री एस्टैब्लिशमेंट होता है और एक फॉर्मेशन ऑफ स्टेट होता है। इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, बौद्धिक प्रवृत्तियाँ क्या रही, तो देख रहे हैं कि एक बहुत हर क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास हुआ। उसी विकास का परिणाम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। उद्योग आए तो मानव के जीवन को सुखद बनाने के लिए मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट हुआ, लिटरेचर पे इसका प्रभाव पड़ा, पैसा आया लिटरेचर पे, मॉडर्न एजुकेशन पे, मॉडर्न आर्ट पे, मॉडर्न कल्चर पे। कोई भी मानव जीवन का चीज़ नहीं था मनुष्य के लिए स्वीकारा गया। जितना उसको रोटी की ज़रूरत है उतना ही उसको एस्थेटिक सेंस की ज़रूरत है, सौंदर्य शास्त्र की ज़रूरत है, उसको उतना ही उसके लिए इंटरटेनमेंट वैल्यूज़ के लिए काम हुए। तो कोई ऐसा फील्ड नहीं था जिसमें काम नहीं हुआ। और यूरोपीय राजनीतिक लामबंदी, यूरोपियन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन 1830 से 48 तक, ये मूलतः ये फेज़ जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच फिर संघर्ष का फेज़ है। और इस सारे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के पीछे कहीं ना कहीं कॉलोनिज्म हावी है, उपनिवेशवाद की भावना हावी है, औपनिवेशिक सत्ता के लिए लड़ाई होती है। फ्रांस भारत में भी लड़ता है, इंग्लैंड से लड़ता है अपने हक के लिए और पराजित होता है। इंग्लैंड विजयी होता है और भारत की कॉलोनी उसके हिस्से में आती है। पुर्तगीज और डच भी लड़ते हैं, डच फेल कर जाते हैं, भारत से भगा दिए जाते हैं और पुर्तगीज कुछ सर्टेन इलाके पे आपसी अंडरस्टैंडिंग पे मिल बांट के खाओ के फॉर्मूले पे रहते हैं। नई राजनीतिक व्यवस्था, न्यू पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होता है देशों के बीच। उसके बाद औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसमें देखिए क्वेश्चंस आपको 2 पार्ट में पूछे जाएंगे, तो मेरे समझ से आप एक क्वेश्चन तैयार कीजिए बढ़िया से। फ्रांस की क्रांति क्या थी, क्या कारण थे, उसमें बौद्धिक जनों का क्या योगदान था, फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को क्या दिया, फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। ये नोट्स मैं अपने ऐप पे भी डाल दूँगा, वहाँ से देखिए और उसके बाद इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, एक नज़र देख लीजिए। चूँकि स्टेट फॉरवर्ड क्लासेस की ये सारी चीज़ें स्टेट फॉरवर्ड पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के सौजन्य से दिया जा रहा है, तो हम लोगों का एक ही मानना है कि इग्नू के बच्चे के पास सब कुछ है, क्या नहीं है तो समय नहीं है। तो कम समय में, मिनिमम समय में क्या तैयारी करा दी जाए कि वो पास कर जाएंगे। तो मिनिमम समय के हिसाब से ही, जैसे हम गेस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अभी तक बहुत ये सब चीज़ों को नहीं पढ़ना है। एक अगर फ्रांस की क्रांति को हर एंगल से ठीक कर लिया गया तो एक क्वेश्चन हो गया। दोनों ग्रुप से मिनिमम 2 लिखने हैं, 5 क्वेश्चन लिखने हैं। दूसरा औद्योगिक क्रांति, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि पहला, व्हाई औद्योगिक क्रांति वॉज स्टार्टेड इन इंग्लैंड, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में ही क्यों हुई, क्या कारण थे। उसके बाद औद्योगिक क्रांति कैसे और यूरोपियन देशों में फैला, कैसे इंग्लैंड से जर्मनी में गया और इंग्लैंड और जर्मनी के बीच टसल भी हुआ, और उस टसल का परिणाम है कि दोनों वर्ल्ड वार जो हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के से उपजी हुई परिस्थितियाँ थीं। वो वर्ल्ड वार का कारण कभी भी उपनिवेश नहीं था। वर्ल्ड वार का कारण वो सरप्लस पैसे थे, वो महत्वाकांक्षाएँ थी जो औद्योगिकरण से उठी थी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके परिणाम थे। तो दैट्स वाई द रीज़न कि यू मस्ट प्रॉपरली रीड इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट इन ब्रिटेन, तो वहीं से क्यों शुरू हुआ, क्या इसके कारक थे, इसके क्या प्रभाव पूरे विश्व की इकोनॉमी पे पड़ा, कैसे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन बढ़ने लगा, जिस पे भारत जैसा देश रोता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी आती है दादा भाई नौरोजी की 1907 में, कि हमारे देश से सारा कच्चा माल उठा के ले गया, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को, हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को,
हमारे कुटीर उद्योग को, कॉटेज इंडस्ट्री को डैमेज किया। चूँकि उसका प्रोडक्ट बनता तो हम खरीदते, हम इंग्लैंड के सामान पे जो मशीनों से बना सामान था उस पर निर्भर नहीं रहते, तो उसको उसने डैमेज कर दिया और हमारे सारे रॉ मटेरियल को उठा के ले गया। और जो रॉ मटेरियल हम नहीं भी पैदा करते थे या जो मेरे खेती किसानी के सेहत के लिए ठीक नहीं था, उसे भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमसे पैदा करवाया। जैसे आप नील आंदोलन का नाम सुनते हैं, वायलेट रिवॉल्यूशन, जो बंगाल से शुरू हुआ, नील दर्पण में बड़ा अच्छा चित्रण है और बिहार तक फैला। बिहार बंगाल ऑलमोस्ट उन दिनों एक ही हुआ करता था और पूरा अपने जद में लिया। गांधी बिहार के नील आंदोलन के लिए गए, चूँकि कंपलसरी था उसका फार्मिंग कि अगर 20 कट्ठा इज इक्वल टू जस्ट लाइक एकर्स, उसके 3 कट्ठिया प्रणाली ही बोला जाता था। मस्ट था कि आपको नील उत्पादन करना है, जिससे खेती भी किसान का खेत भी बंजर हो जाता था और उसको तैयार करके भेजना है। चूँकि केमिकली कलर का अभी तक निर्माण नहीं हुआ था, खोज नहीं हुआ था, सिंथेटिक कलर नहीं आया था, तो नेचुरल कलर के रूप में ब्लू यूज होता था, नील यूज होता था और उससे कलर डाइंग मटेरियल के रूप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से निकले प्रोडक्ट में यूज होता था। तो भारत के सारे चीज़ों को उठा के ले आते थे, बना के भेजते थे। कंपलसरी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो गया, वो फ्रीली नहीं रहा, यानी इकोनॉमिक्स का लेजेस फेयर नहीं रहा, जिसकी बात एडम स्मिथ ने उठाई कि हस्तक्षेप की नीति नहीं रही आर्थिक, और अनबैलेंस सब कुछ होता चला गया। तो आज भी हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कौन सा वो फैक्टर है जिसके जद में आज भी है, आज भी मानवता कड़ा रही है, इसके एक दुष्परिणाम से वह कुछ और नहीं, पर्यावरण है। पर्यावरण के हरासमेंट के लिए यहीं से पर्यावरण में डिटिंग्रेशन चालू हुआ, यहीं से डिफॉरेस्टेशन चालू हुआ और इसी अंधा डेवलपमेंट बिना पर्यावरण को समझे बूझे, डिटर्मिनिज्म और पॉसलिज्म की जो थ्योरी है, डिटर्मिनिज्म वो डिटरमाइंड बाय द नेचर और पॉसलिज्म मनुष्य अपनी संभावनाओं, अपने हवस, अपने विस्तार के लिए जो भी विकास करता है, डेट इज़ कॉल्ड द पॉसलिज्म। तो रेलवे के विकास के लिए इतने पेड़ काटे गए, मत पूछिए इसके लिए कितने ट्राइबल्स मूवमेंट हुए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, उसके बाद औद्योगिकरण 1851 टू 1940, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा चेंज किया नेचर में। अब पूरे यूरोप में इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर पड़ा और लोकेशन थ्योरी लागू हुआ। अब स्विट्ज़रलैंड की घड़ियाँ बहुत अच्छी बनने लगी, अब कहीं की भी घड़ी नहीं बिकती थी। और फ्रांस का मदिरा बहुत फेमस हो गया, स्कॉटलैंड का मदिरा बहुत फेमस हो गया। हेवी इंजीनियरिंग में बहुत आगे जर्मनी चला गया उसका। तो लोकेशन अलग अलग चीज़ों का अपना एक ज्योग्राफिक सेंट्रिक उत्पादन होने लगा। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन नेचर बदला, राष्ट्रवाद और राष्ट्रराज, नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट। इससे क्या हुआ कि यूरोप के चलते, यूरोप में तो राष्ट्रवाद था ही, यूरोप बना ही हुआ है लिंग्विस्टिक लैंग्वेज स्टेट है, भाषा के आधार पे यूरोप टूटा। दुनिया में एक अनोखा उदाहरण है भारत, जो भाषा के आधार पे नहीं टूटा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि हर राज्य की भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करके आज़ादी दिया। लेकिन यहाँ भाषा के आधार पे लैंग्वेज बेस्ड नेशनलिज्म यहाँ जन्म लिया। नफरत करने लगे कि अगर हम रसियन हैं तो हम रसियन में ही पढ़ेंगे, हम इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे। जर्मन है तो जर्मन में ही पढ़ेंगे, फ्रेंच में ही पढ़ेंगे, हम स्पेनिश में ही पढ़ेंगे, स्पेन वाले, डच वाले डच में ही, पुर्तगाल वाले पुर्तगीज में ही पढ़ेंगे। हर देश अपनी भाषा में पूरा सब कुछ करता है, जो आज हमें भी बाध्य कर रहा है कि अपनी भाषा में हम कुछ भी कर सकते हैं। लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर एट ऑल इन ह्यूमन कम्युनिकेशन। उदारवादी जनतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। उसके बाद उसको भी देखने की ज़रूरत नहीं, औद्योगिकरण के बाद समाजवादी विश्व, द सोशलिस्ट वर्ल्ड, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। कार्ल मार्क्स के विचारों पर एक पूरा सत्ता का प्रयोग हुआ। बोल्शेविक क्रांति हुई 1970 में, जिसका नेता लेनिन बना और रूस ने वो डेवलपमेंट करके दिखाया
मात्र 4 साढ़े 4 साल में जार-शाही की निरंकुशता को ख़त्म किया गया और उसके साथ ही पूरा ईस्टर्न ब्लॉक फिर यूरोप दो भागों में वैचारिक रूप से बट गया। एक पश्चिमी यूरोप जो पूंजीवाद का पोषक था और एक पूर्वी यूरोप जो समाजवाद का था। समाजवादी ब्लॉक, रेड ब्लॉक बहुत मजबूत हो गया, जिसको वर्सा पैक्ट के नाम से भी इतिहास में जानते हैं। वर्साई ट्रीटी के द्वारा ये लोग एक हुए थे कि हमारे दुश्मन कॉमन होंगे, हमारे दोस्त कॉमन होंगे, और प्रोडक्शन को इन्होंने डिसेंट्रलाइज किया था। जहाँ जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज जिस ढंग का है, वहाँ उसका प्रोडक्शन करेंगे। कोई चेक जैसे कार कर रहा था, हंगरी ट्रैक्टर कर रहा है, तो अलग अलग यूगोस्लाविया कुछ और कर रहा है, चीन रूस बहुत सारे टेक्निकल मॉडर्न साइंटिफिक चीज़ों का विकास कर रहा है। तो सब मिल के आगे बढ़े थे, लेकिन ये सपना टूट गया। तो ये पूछेगा बोल्शेविक क्रांति क्या है, मार्क्सवादी विचारधारा क्या है, इसने दुनिया में किस ढंग के शासन की बात करता है। तो ये पूरा सोशलिज्म का क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन हम फ्रांस की क्रांति को पढ़ लिए, एक औद्योगिकरण को हम पढ़ लिए, और दूसरा समाजवादी भी, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, कॉलोनिज्म एंड इम्पीरियलिज्म एक थॉट है, एक चिंतन है। इसको हमको पढ़ने की इग्नू वाले को कोई ज़रूरत नहीं। फांसीवाद और नाजीवाद का उत्थान, राइज ऑफ फासिज्म, इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म पढ़ेंगे तो वर्ल्ड वार को समझने में हमको सुविधा होगी। दुनिया में एक यूरोप के अंदर ही इतनी गलत चीज़ें उठी जो मनुष्य के खून का पिपासा बन गई, जिसमें मनुष्य की सारी आज़ादी जो फ्रांस की क्रांति लाया था, सबके लिए सुलभ किया था, उसको नाजीवाद और फांसीवाद ने ख़त्म कर दिया और एक नई चीज़ नस्लवाद को उसने जन्म दिया। और सबसे दुखद बात है कि डार्विन के सिद्धांत को यूज करके इन लोगों ने सोशल डार्विनियन नाम दिया, कहा कि जो रेस सुपर है उसी थ्योरी से भारत पे इसने राज्य किया। जो इससे पहले माना जाता था कि पूरे धरती का मनुष्य एक है, एक ही खून है, लेकिन कहा नहीं, सुपरिटी ऑफ रेसिज्म आया और ये चीज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया नाजीवाद में, हिटलर के राज में, कि लाखों यहूदियों की हत्या हुई। उस नस्ल को ही समाप्त करने का संकल्प उसने ले लिया और परिणाम हुआ कि 2 विश्व युद्ध हमको झेलना पड़ा। तो इस तरह से इस टॉपिक पे मैंने 14 पे बता दिया। 14 टॉपिक हैं इसमें, और 14 टॉपिक करने के बाद इसमें 5 क्वेश्चन बनते हैं। फिर बोलता हूँ, दोनों वर्ल्ड वार पढ़ लें। दोनों वर्ल्ड वार आप जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आप फांसीवाद और नाजीवाद को पढ़ लेंगे, क्योंकि फिर आपको इससे कनेक्ट होता है दोनों वर्ल्ड वार। तो एक क्वेश्चन एक हो गया, समाजवादी विश्व दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा औद्योगिकरण हो गया, चौथा क्वेश्चन आपका फ्रांस की क्रांति हो जाता है। और एक आप अपने को सेफ रखने के लिए, क्योंकि इसी में से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे, कुछ शॉर्ट नोट्स बनेंगे, लेकिन आप अपने को बहुत सेफ रखना चाहते हैं तो आप एक डिबेट वाला क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है जो सबसे पहले है, जिसको मैं दिखाता हूं कि एक डिबेट का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। आधुनिक राज्य और राजनीतिक संस्कृति, इसको पढ़ने से एक फ़ायदा आपको होने जा रहा है कि इसके पढ़ने से आप आधुनिक राज्य और राजनीतिक संस्कृति के पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि सारी चीज़ों को एक नज़र समझने में फ़ायदा मिलेगा कि किस किस ढंग की चीज़ें डेवलप हुई हैं। इसमें शॉर्ट नोट्स भी आ जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन के अलावा फ़िलहाल आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और इसका गेस मैं कल लोड कर दूंगा। आशा करता हूं कि कल हम लोग उसको डालेंगे, लेकिन आपको सुरक्षित रखने के लिए बता रहा हूं कि ऐप में चूँकि टेक्निकल मामला होता है, और अगर आप मेल दे देते हैं तो हैंड टू हैंड मिल सकता है कल। इसलिए ज़रूर आप अपना मेल हमारे ऑफिस में लिखा दीजिए, जिससे कि समय पे आपको मिल जाए, तो ये परसों इसका पेपर आपको फ़ायदा हो जाए। ऐप में लेट भी हो सकता है, क्योंकि ऐप चढ़ाने का पूरा सिस्टम अलग है, टेक्निकल लोग हैं, और ये क्लास हुआ हमारे पास बना हुआ है, हम कल भी आपको दे सकते हैं। तो जैसा है देख लीजिए। फिर से आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। आगे असाइनमेंट भी हम लोग फ्री देने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री मिलेगा, अभी कोई पैसा नहीं है,
इसका लाभ उठाइए, दोस्तों को बताइए। जय हिंद।